Hello students and welcome back to our channel Indore Judicial Academy which is a venture by Devi Ahilya Academy. राजस्थान जुडिशरी की जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें हमारा अगला सब्जेक्ट है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी बेरेट्स को ओपन कर लीजिए और एक पेन अपने साथ में रख लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम वहां पर हाईलाइट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्ट से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है उसको पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट अवीक सरकार एंड स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 2014 का ये केस है जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने एक फियोंसे के साथ न्यूड पिक्चर अपलोड करता है, डालता है मैगजीन पर। उसकी एक पिक्चर आती है, इमेज आती है मैगजीन पर, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन का। नाउ द स्पोर्ट्स पर्सन इज व्हाइट एंड हिज फियांसे इज ब्लैक। उस टाइम पे जिस ड्यूरेशन की हम ये बात कर रहे हैं रेसिज्म बहुत ज्यादा था, तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए बेसिकली ये फोटो लगाई गई थी मैगजीन में। बट काफी ज्यादा इस चीज को लेकर हंगामा हुआ था कि ये जो है इनडिसेंसी ऑब्सीन एक्ट है। तो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर में जो है इनके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। तो अब इसको समझने के लिए कि ऑब्वियसली अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट जनरल देखेंगे, जनरली अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो इस इमेज को, अगर आप देखोगे द न्यूड फोटो जो है इस मैगजीन के कवर पर आती है, जनरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी को यही लगेगा, यस इट इज एन ऑब्सीन पिक्चर, बिल्कुल ऑब्सीन लगेगी ये इमेज। बट सुप्रीम कोर्ट का जो है इसके ऊपर एक अलग ही व्यू था। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या ओपिनियन दिया था इस केस में। Supreme Court made it clear that the said photograph has to be viewed in the background in which it was shown and the message it has to convey to the public and the world at large. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ हमको इमेज नहीं देखना है, उसके पीछे का जो उसका ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, वो आपको देखना है, तभी आप किसी जजमेंट पर आ सकते हो बेसिकली। तो बेसिकली ये जो मैसेज कन्वे करना चाहता था ये फोटोग्राफ, उसका मैसेज हम देखेंगे। The message the photograph wants to convey is that the color of skin matters little and love champions over color. Picture promotes love affair leading to a marriage between a white skinned man and a black skinned woman. यहाँ पर इस पिक्चर का ये उद्देश्य था, ये रेसिज्म के अगेंस्ट बेसिकली ये इमेज लगाई गई थी कि अगर प्यार है दो लोगों के बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता दैट द मैन इज व्हाइट और द वुमन इज ब्लैक। तो बेसिकली वो यहाँ बताना चाह रहे थे कि अगर दोनों कपल्स के बीच में लव एंड अफेक्शन है सो देयर इज नथिंग रिलेशन टू कलर, स्किन कलर से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को दिखाने के लिए ये फोटोग्राफ लगाई गई थी, दैट वाज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द फोटोग्राफ, और इसको ऑब्सीन नहीं माना गया था। So we should therefore appreciate the photograph and the article in the light of the message। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिकली इस फोटोग्राफ को अप्रिशिएट किया था, ना कि इन लोगों को जो है कन्विक्ट किया था फॉर ऑब्सिनिटी अंडर सेक्शन 292 ऑफ द आईपीसी और सेक्शन 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर में। तो इस बात को आप लोग समझिए। बस मेरा उद्देश्य जो था इस केस को बताने का उसका ये था कि हर जो चीज ऑन द फेस ऑफ इट सोसाइटी की नजर से अगर आपको लगता है कि वो ऑब्सीन है, वो जरूरी नहीं है कि ऑब्सीन हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि साइंस वगैरह की बुक्स में भी काफी सारा ऐसे इमेजेस होते हैं। अगर आप स्टडी करने के लिए जो है प्राइवेट पार्ट्स के जो होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, राइट। इवन टेम्पल्स में भी कुछ ऐसे जो इमेजेस होती हैं वो पोर्ट्रे की जाती हैं रिलीजियस प्लेसेस वगैरह पर भी, बट उनको ऑब्सीन नहीं माना जाता क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट कुछ और है। जैसे साइंस या लिटरेचर या आर्ट के केस को डिस्प्ले करने के लिए उनके पीछे जो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसीलिए जो है ऑन द फेस ऑफ इट चीजों को ना देखते हुए ये एक्ट कहना चाहता है कि आपको उसके पीछे का एक्चुअली ऑब्जेक्ट देखना होगा, राइट। अब थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं कि जब ऑलरेडी सेक्शन 292 आईपीसी में था जो ऑब्सीन एक्ट को पनिशेबल कर रहा था, तो इस एक्ट को लाने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो रहे थे वुमेन्स के अगेंस्ट कि बहुत ज्यादा नेगेटिव डिपिक्शन किया जा रहा है औरतों को लेकर, जो है इमेजेस के थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू जो है कंट्री में बहुत ज्यादा नेगेटिव डिपिक्शन हो रहा है। और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मार्गरेट एल्वा के द्वारा, ठीक है। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था बाय मार्गरेट एल्वा, यहाँ पर इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। नाउ
इस बिल को इनेक्ट किया गया अक्टूबर 1987 में, यानी फाइनली जो ये बिल है इसका इन्फोर्समेंट डेट आप लोग सब लिख सकते हैं 2 अक्टूबर 1987, ये इसका इनेक्टमेंट इन्फोर्समेंट डेट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए। नाउ तो जो बहुत ज्यादा बेसिकली एड्स वगैरह में, एडवर्टीजमेंट्स में आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स में जो है डिपिक्शन किया जाता है वुमेन को लेके, इमेजेस या फोटोग्राफ्स जो है डिपिक्ट किए जाते हैं, या मैगजीन्स वगैरह में कुछ पब्लिकेशन होता है, न्यूज़पेपर्स में कहीं पर भी, तो उस चीज को रोकने के लिए जो है बेसिकली ये एक्ट लाया गया था। इसका ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली 292, 293, 294 जो है आईपीसी में अवेलेबल हैं, जो इस तरह के एक्ट्स को पनिशेबल करते हैं, बट आईपीसी में अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ ऑब्ससीन एक्ट्स को पनिशेबल करते हैं। इस एक्ट के अंदर में कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको जो है ये पनिशेबल करता है, सिर्फ ऑब्ससीन एक्ट्स को नहीं, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसको ये पनिशेबल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, सबसे पहला हमारा जो सेक्शन होता है दैट इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देखिए बहुत छोटा सा एक्ट है, सिर्फ 10 सेक्शन है इस एक्ट के अंदर में। पहला सेक्शन ऑब्वियसली इसका टाइटल बताता है इन पीस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, जो पूरे देश पर लागू होता है, होल ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। और इसके एनफोर्समेंट डेट जैसे कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ 2 अक्टूबर 1987 है, ठीक है। ये आप सभी लोग अपने बेरेक्स में मेंशन कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका डेफिनेशन क्लॉज, काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में जो देखिए बहुत कम डेफिनेशंस हैं, और मैं जो आपको बताऊंगी आप एटलीस्ट उसका सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, क्योंकि वो उसकी सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। एडवर्टीजमेंट चाहे वो नोटिस हो, किसी तरह का सर्कुलर क्यों ना आया हो, या कोई पैकेजिंग के ऊपर अगर कोई लेबल भी लगा है, जैसे आप देखते हैं कोई भी पैकेट्स होते हैं, कोई सामान होता है उसके ऊपर लेबल लगा रहता है, उसके ऊपर इमेजेस वगैरह लगी रहती हैं, कोई रैपर वगैरह है, ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरह से अगर आप कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन करते हो, किसी भी तरह से, वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन लाइट के थ्रू भी हो सकता है, साउंड के थ्रू भी हो सकता है, स्मोक, यानी कोई भी मेथड हो सकता है उस विजिबल रिप्रेजेंटेशन का, उसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट। सिर्फ एडवर्टीजमेंट जो आप टेलीविजन में देखते हो दैट इज नॉट सफिशिएंट। एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह से किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है। मूविंग अहेड, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये सेक्शन नंबर मार्क कर लीजिए, 2A में एडवर्टीजमेंट को डिफाइन किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, सैंपल्स या फ्री सैंपल्स भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन में वही चीजें नहीं आएंगी जो पेड होंगी। अगर फ्रीली भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में आएगा यहाँ पर, या किसी भी तरीके से। अदरवाइज यहाँ पर इस बात को क्लियर करता है, किसी भी तरीके से अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां जाके एक्चुअली में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को जो है डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2C, जो आप सभी को याद रखना है। देखिए, मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमन, ऑफ हर फॉर्म ऑफ और बॉडी और एनी पार्ट, इनमें से किसी भी चीज का अगर डिपिक्शन किया जा रहा है, thereof in such a way as to have the effect of being indecent। पहली चीज तो indecent, indecent का मतलब जो है against the moral values। moral values changes from time to time। हमेशा जो है पहले के जमाने में मॉरल वैल्यूज अलग होती थी, उसकी डेफिनेशन अलग थी, लेकिन अगर कि हम अभी करंटली 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो अभी मॉरल वैल्यूज की डेफिनेशन अलग है। तो अगर वो मॉरल वैल्यूज की अगेंस्ट है दैट वुड बी टर्म्ड एज इंडिसेंट, यानी कि ओब्सीन भी आप मान सकते हैं, जो हमने आईपीसी में पढ़ा है। ऐसा आपको कोई भी काम अगर आप करते हो विच इज ओब्सीन, दैट विल बी टर्म्ड एज इंडिसेंट। इसके बाद आता है आपका डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का जो है सोसाइटी की नजर में उसका कैरेक्टर को जो है डाउन शो करना, ठीक है, टू लोअर द कैरेक्टर ऑफ एनीवन। अगर हम किसी वुमेन को जो है उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रैक्टिसेस को, जैसे पहले सती सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट था, या डाउरी जो है बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट था, तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस, डेनिग्रेटिंग द वुमेन, ठीक है, ये जो है देखिए आईपीसी में आपने देखा सिर्फ इंडिसेंट यानी ऑब्सीन एक्ट्स की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है डेरोगेटरी और डेनिग्रेटिंग वुमेन, यानी जिससे वुमेन को जो है नीचा दिखाया जाए, उसके अगेंस्ट कोई भी चीजें दिखाई जाए, तो वो सब भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के डेफिनेशन में आएगा, और इस एक्ट के अंदर में जो है पनिशेबल होगा। और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरालिटी, जैसे मैंने अभी बताया, जिससे पब्लिक मोरल्स डिस्टर्ब होते हैं, करप्ट होते हैं, वो सब कुछ इंडिसेंसी की डेफिनेशन में कवर होगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द आईपीसी एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट, की ये थोड़ा सा जो है वाइड है, नैरो ना होते हुए इसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है।
द नेक्स्ट इज लेबल। लेबल जैसे कि कोई भी पैकेजिंग के ऊपर लेबल लगता है, अब वो लेबल कैसा भी हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, कोई मार्क के थ्रू हो सकता है, स्टैम्प के थ्रू हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, ग्राफिकल तरीके से। ये सब जो है किसी भी पैकेज के ऊपर जो लेबल लगता है उसकी बात की जा रही है, और वो लेबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पैकेजिंग, बॉक्स, कार्टून, एनी अदर कंटेनर बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड, अगेन जो भी इस एक्ट के अंदर में दिया गया बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं। इसके अंदर आप मार्क कर लीजिए 2A 2C, ये दो सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 3, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस पूरे एक्ट में दो सेक्शन सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 मेयरली डिक्लेयर कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति ना तो पब्लिश करेगा, नो पर्सन शैल पब्लिश, कॉज टू बी पब्लिश ना तो करवाएगा, और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना पब्लिश कर सकता है, ना करवा सकता है, या ऐसा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी सिर्फ ये प्रोहिबिटरी सेक्शन है, ये प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब देखिए यहाँ पर, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्फलेट, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of figure which contains indecent representation of women in any form। यानी कोई भी व्यक्ति, पहले तो उन्हें प्रोहिबिट करा था कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, करवा नहीं सकते, यहां पर आप ना बेच सकते हो, ना सर्कुलेट कर सकते हो, ना हायर कर सकते हो, ना किसी भी तरह से कोई भी बुक हो, डॉक्यूमेंट हो, पेपर हो, उसको आप जो है इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी वुमेन का, किसी भी तरह का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो। अब देखिए, ये तो अगर हम ऐसी बात करें तो जो बायो वगैरह की बुक्स मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर तो उसको पनिशेबल कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी स्टडी के लिए कुछ प्राइवेट पार्ट्स को जो है डिस्प्ले किया जाता है उसकी स्टडी के लिए, तो उसको तो प्रोहिबिट कर दिया जाना चाहिए। बट नहीं, यहाँ का जो ये प्रोविजन है इस बात को क्लियर करता है। जैसे कि सेक्शन 292 आप आईपीसी का पढ़ेंगे, वहां भी एक्सेप्शन में इस चीज को क्लियर किया गया है। इस एक्ट को आपको वहां के सेक्शंस के साथ में ही पढ़ना है, दे रन ऑल टुगेदर, तो आपको साथ में ही रीड करना है। कोई भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, ऐसी कोई भी चीजें जो कि पब्लिक गुड में, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज जस्टिफाइड, जो कि जस्टिफाई की गई है पब्लिक गुड के लिए, न्याय हित के लिए है, किस ग्राउंड पर है, क्योंकि ये जितनी भी इमेजेस हैं, बुक्स हैं, पेपर्स हैं, या स्लाइड या फिल्म या राइटिंग, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये किससे रिलेटेड है? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई भी किताब है, बुक है, मैगजीन वगैरह है, या पेपर, ड्राइंग, पेंटिंग है, तो उसको जो है यहाँ पर प्रोहिबिट नहीं किया गया है, ये प्रोविजन में स्पेसिफिकली बोल गया। ये एक्सेप्शंस को आप ध्यान से पढ़ ले, एग्जाम में जो है प्री में आ सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए रखा गया है, ठीक है, बुक्स वगैरह या टेम्पल्स वगैरह में ये सारी चीजें होती हैं, उसको भी प्रोहिबिट किया गया है, उसको प्रोहिबिट करने से मना किया गया है। मतलब ऐसा नहीं, दिस इज नॉट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एज पर सेक्शन 4। इसके बाद हम क्लॉज बी पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी जो स्कल्पचर्स हैं, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को वहां पर मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट अ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। मंदिरों में भी आप ये चीजें देख सकते हैं कि जो आइडल्स वगैरह होती है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स वगैरह को कन्वे किया गया है, वहां पर रखा है रिलीजियस पर्पसेस के लिए। ये भी चीजें जो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगी। और लास्ट, ये सारे जो क्लॉजेज हैं इनको ध्यान से पढ़ ले कि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। ऐसी कोई भी फिल्म जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के पार्ट 2 में आती है, उस पर एप्लीकेबल अगर है, तो वो भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें नहीं आएगी। एक्सेप्शन से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, और सेक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन जो है हम सीआरपीसी के सेक्शन 94 में पढ़ चुके हैं, पावर टू एंटर एंड सर्च। देखिए, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी गेजेटेड ऑफिसर। यहां से क्वेश्चन बनेगा किसके पास पावर है किसी भी जगह में घुसकर जो है सर्च या सीजर करने का। तो
तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर को जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है। क्या करने का ऑथराइजेशन, देखो ये तीन चीजें यहाँ पर दी है। एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम, किसी भी रीजनेबल टाइम पर आप जाकर जो है सर्च कर सकते हो कोई भी जगह जहां पर रीजन टू बिलीव है कि वहां पर जो है इस तरह का कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ जो इस एक्ट के अंदर में दिया गया है। कैसा ऑफेंस, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, या एंटर भी किया आपने, सर्च किया, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है तो सीज करने का भी पावर यही वाला सेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी बुक को सीज करा जा सकता है, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड फिल्म, इन सभी चीजों को जो है सीज किया जा सकता है। साथ ही साथ में एग्जामिनेशन, कोई भी रिकॉर्ड वगैरह, रजिस्टर वगैरह है जिसमें इस चीज से रिलेटेड कोई अगर एविडेंस है तो उसको एग्जामिन करने का भी पावर यहां पर ही दिया गया है। तो तीन चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटर एंड सर्च, सेकेंड इज सीज एंड थर्ड इज एग्जामिन दी रिकॉर्ड्स और एनी सच डॉक्यूमेंट्स। ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी प्राइवेट ड्वेलिंग, किसी रहने वाले घर में एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो बिना वारंट के जो है आप एंटर नहीं कर सकते। विदाउट अ वारंट आप किसी भी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जो एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए यहां पर अगेन एक प्रोविजन दिया है, फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग which contains any such advertisement including the contents if any of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article or thing without affecting the integrity, utility or saleable value thereof। यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है कि मान लीजिए वो कैसा डॉक्यूमेंट है, उसका कोई सा ऐसा पार्ट है जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन या नहीं इस एक्ट के ऑफेंस से रिलेटेड है, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 से रिलेटेड है, तो उस पूरे जो पूरा डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, उसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। एक पार्ट जो है उसका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा पार्ट नहीं कर रहा। अब ये वाला पार्ट जो इससे सेपरेट नहीं हो सकता, तो ये प्रोविजन पावर देता है कि भाई आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को जो है सीज करके ले जा सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था सर्च एंड सीजर से रिलेटेड सीआरपीसी में जितने भी प्रोविजंस हैं कि जैसे सेक्शन 100 में दिया है क्लोज प्लेसेस की सर्च के लिए आप कैसे एंटर करोगे, कितने विटनेसेस लगेंगे, वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे जो सीआरपीसी के अंदर में दिए गए हैं। ये बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप कोई अगर जैसे जो गैजेटेड ऑफिसर है, अगर वो किसी भी चीज को सीज करता है तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जो है जल्द से जल्द बताना होगा कि उसने अपने कस्टडी में ये सारी चीजें ली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेनाल्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको दो तरह से बात करेंगे हम, एक फर्स्ट कन्विक्शन एंड द अदर इज द सेकेंड कन्विक्शन। अगर कोई व्यक्ति जो है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है तो फर्स्ट कन्विक्शन, पहले कन्विक्शन के केस में कितनी सजा मिलेगी, किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है 2 साल तक की सजा प्लस, ये देख लीजिए 2 years ऑफ फाइन प्लस विथ फाइन। फाइन कितना हो सकता है 2000 रुपए तक का प्लस 2000 रुपीज का फाइन, ये मिल सकता है फर्स्ट कन्विक्शन के केस में। सेकेंड कन्विक्शन के केस में क्या होगा, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months, 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा, 6 months to 5 years इतनी सजा मिलेगी। एंड का मतलब है प्लस फाइन, कितना हो सकता है फाइन 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक का, 10,000 to 1 लाख रुपीज तक का जो है फाइन सेकेंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के केस में अवॉर्ड किया जाएगा। एक ही पनिशमेंट दी गई है तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। द नेक्स्ट इज ऑफेंसेस बाय कंपनीज। इस एक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी कंपनी ऑफेंस कमिट करती है तो क्या होगा, देखिए कौन लायबल होगा। व्हेन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यानी कि किस ऑफेंस की बात हो रही, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की, अगर वो कंपनी के द्वारा किया जाता है तो हर व्यक्ति जो उस ऑफेंस के होने के समय उस कंपनी का इंचार्ज था, कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कंपनी के कंडक्ट के लिए या बिजनेस के लिए, एज वेल एज द कंपनी, इवन कंपनी भी लायबल होगी। यानी वो व्यक्ति जब ये ऑफेंस कमिट हुआ था सेक्शन 3 का या सेक्शन 4 का, उस बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इंचार्ज था, या साथ में एज वेल एज द कंपनी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि फाइन भी इम्पोज किया जाता है। तो फाइन जो है वो कंपनी के ऊपर लगाया जा सकता है और पनिशमेंट जो उस व्यक्ति को दी जा सकती है, तो यहाँ पर कंपनी भी जिम्मेदार होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एज वेल एज द कंपनी। ठीक है, ये बताया गया है। सेकेंड इसमें प्रोविजन में ये बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट
अगर कोई व्यक्ति, जैसे जो व्यक्ति इंचार्ज था कंपनी का, वो ये साबित कर देता है कि ये जो एक्ट हुआ है, ये जो ऑफेंस हुआ है, वो बिना उसकी नॉलेज के हुआ है और उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस को जो एक्सरसाइज किया था इस ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए, अगर ये दो चीजों को प्रूव कर देता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये दो बातें अगर वो व्यक्ति प्रूव कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मान लीजिए वेर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, अगर कंपनी के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है और ये साबित हो जाता है कि वो एक्ट जो है विद द कंसेंट और कन्विंस, किसकी मंजूरी से हुआ है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और किसी अदर ऑफिसर, कंपनी के कोई भी ऑफिसर, इनकी मंजूरी से या इनके नेग्लेक्ट से, इनके कन्वीवेंस से हुआ है, तो वही व्यक्ति यानी कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या जो भी ऑफिसर है वो लायबल होगा और उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कराई जाएंगी। यहां पर बेसिकली इन्हें क्लियर बोल दिया है कंपनी का मतलब क्या होगा, कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म वगैरह या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, सब कुछ कंपनी के डेफिनेशन में आएंगे। और डायरेक्टर का मतलब भी पार्टनर इन अ फर्म माना जाएगा, बेसिक सी डेफिनेशन है ये। फिर बात करते हैं ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। इस सेक्शन के अंदर जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो क्या होंगे, देखिए सबसे पहले सारे ऑफेंसेस जो है वो बेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर इन्हें बोला दैट विल बी कॉग्निजेबल, यानी कि पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के इन्वेस्टिगेट करने का, अरेस्ट करने का बिल्कुल पावर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति या स्टेट गवर्नमेंट का व्यक्ति जो है कोई भी गुड फेथ में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स को करता है तो उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी। बहुत जनरल सी बातें बोली गई। गुड फेथ में अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस एक्ट को लेकर कौन रूल्स बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस एक्ट से रिलेटेड जो रूल्स बना सकते हैं दैट इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला हम केस भी पढ़ चुके हैं जो इससे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है, वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।